राम राम लाडिलो, मैं तारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। लाडिलो, इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ें। क्या कारण थे उसके शुरू होने के, वो विफल क्यों हुई और उसके परिणाम क्या हुए। लेकिन उससे संबंधित कुछ फैक्ट है 1857 की क्रांति से जो हमें केवल याद करने हैं, हमें समझना नहीं है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या फैक्ट हम देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विस्कोट पामर्स्टन थे और उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कंपनी का जो मुख्य सेनापति था 1857 की क्रांति में वो था जॉर्ज एनिसन और सेना का मुख्य कार्यालय था 1857 में शिमला। तोपखाने का मुख्य कार्यालय था मेरठ। 1857 की क्रांति में सेना का था शिमला और तोपखाने का मेरठ। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। भारत का सम्राट था उस टाइम पर 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर। 1857 के झंडा गीत की रचना की थी अजी मुल्ला ने, जो 1857 की क्रांति में झंडा गीत गाया गया था उसके। आज़ाद ए प्यामी 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी अखबार था जिसमें क्रांतिकारी घटनाएं छपती थी, उसके संपादक थे मियाँ बेदार बख्त और क्रांति के प्रतीक थे 1857 की लाल कमल व रोटी। इसी तरह और भी फैक्ट हैं जो यह बताते हैं कि ये 1857 की क्रांति थी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह था, कैसा था, इस बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी देखते हैं हम किसने क्या कहा है। जो प्रमुख इतिहासकार हैं जिनमें अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार भी हैं, उनके क्या मत है इस 1857 की क्रांति को लेकर की देखते हैं। के मालिसन, ट्रेवलियन, लॉरेंस, सीले, होम्स, मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान, इनका मानना है कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह है, यानी कि सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया। टी.आर. हेम्ज वो मानते हैं कि इसको बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति बर्बरता यानी कि भारतीय तथा सभ्यता अंग्रेज लोगों के बीच युद्ध था, टी.आर. हेम्ज का मानना। और सर जेम्स आउट्रम मानते हैं 1857 की क्रांति को ये तो हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता ये 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। वी.डी. सावरकर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। आर.सी. मजूमदार का कहना है 1857 की क्रांति के बारे में, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। उनकी नज़रों में यह ना तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इसके बाद भी कई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुए। इसलिए मौजूदार जी ने यह माना कि ये कोई पहला नहीं था, इससे पहले भी हुई हैं और ना ही ये आखिरी था। ये आर.सी. मजूमदार का मानना है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आता है कि जैसे कि मुस्लिम षड्यंत्र का प्रयोग किसने कहा, ये क्या, ये जरूर याद कर ले। अब बात करते हैं हम जो 1857 की क्रांति है उसके कारण क्या थे शुरुआत होने के। पहले हम 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक कारण में आते हैं लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। पहले तो जो वेल्लेस्ली थे उन्होंने सहायक संधि चलाई थी। अब सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि वह थी कि ये देशी रियासतों के साथ संधि की जाती थी। उस संधि के तहत अंग्रेजी सेना उस राज्य में रखी जाती थी। उस सेना का खर्च है जो वो देशी रियासत ही संभालती थी और सारा खर्च संभालने के बाद वो उसकी सुरक्षा करती थी, बाह्य भी और आंतरिक भी। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष दोष यह था कि जो यूरोपीय सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, वो राज्यों में हस्तक्षेप ज़्यादा करती थी और जब कोई जिम्मेदारी जनता जवाब मांगती तो उसका जवाब राजा को ही देना पड़ता था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक संधि थी, सहायक संधि, जो वेल्लेस्ली ने शुरू की थी। उसके बाद एक और कारण था इसमें 1849 को घोषणा की, जिस घोषणा के तहत बहादुर शाह जफर के जो उत्तराधिकारी होंगे वो लाल किले में नहीं रह सकते। अब क्यों? जनता के मन में बहादुर शाह जफर है जो या मुगल वंश हैं उसके प्रति अच्छी भावना थी, क्योंकि काफ़ी समय से मुगल हम पर शासन कर रहे थे, लेकिन मुगलों ने जो शासन किया, जो पैसा कमाया वो यहीं पर रहकर कमाया था और यहीं पर लगाया था। लेकिन अंग्रेज जो थे वो पैसा कमाकर और अपने देश ले जा रहे थे, जिससे गरीब होता जा रहा था भारत देश। इस वजह से मुगल वंश के प्रति लोगों के मनों में प्यार था, जिस वजह से उनका यह अपमान लोग सहन ना कर सके। एक और आता इसमें राजनीतिक काल में लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत, यह इसको कहते हैं
हड़प। ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के तहत जो देशी रियासतें थी उनको दत्तक पुत्र लेने की मनाही कर दी। पहले क्या होता था कि जिसके पुत्र नहीं होता था, उत्तराधिकारी नहीं होता था, वो पुत्र गोद ले लेते थे, जिसके तहत फिर वो उत्तराधिकार। लेकिन क्या किया लाल डलहौजी ने? व्यापकता या हड़प का सिद्धांत लागू कर दिया, जिसके तहत कोई भी देशी रियासत का शासक पुत्र गोद लेकर उसको अपना उत्तराधिकार नहीं बना सकता। तो इन सब कारणों से लोगों के मन में जो गुस्सा फूट गया था अंग्रेजों के प्रति, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट होता। अगले की बात करें तो अगला है प्रशासनिक व आर्थिक कांड। प्रशासनिक व आर्थिक कांड क्या था? आर्थिक कांड थे कि भारत में जो अंग्रेज आए थे वो भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण कर रहे थे। यहाँ से जो पैसा कमा कर वो बाहर विदेशों में भेजते थे और यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे, जिससे कि हमारी दशा बहुत खराब हो गई थी। उनकी आर्थिक नीतियाँ अंग्रेजों की ऐसी थी कि हमारे उद्योग धंधे सभी नष्ट हो गए थे। दूसरा, जो भारतीय सैनिक होते थे उस सेना में केवल ऊंचे से ऊंचा पद सूबेदार का ही प्राप्त कर सकते हैं, वे सूबेदार से ऊपर पद प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका मासिक वेतन होता था 60 या 70 रुपये। और जो असैनिक पद होता था जो न्यायालय में, वो होता था भारतीयों के लिए केवल सदर अमीन का, जिसकी प्रतिमाह सैलरी होती थी 500 रुपये। यानी कि भारतीय कितने ही योग्य क्यों ना हो, वे इन पदों से आगे नहीं बढ़ सकते थे। जबकि दूसरी ओर यूरोपीय सैनिक जो भारतीयों से कम योग्य थे, वे आते ही इनसे बड़े पदों पर नियुक्त किए जाते थे। तो ये भी कारण थे। और सामाजिक व आर्थिक, नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो सामाजिक व आर्थिक कारण है। सामाजिक व आर्थिक कांड में क्या है? सामाजिक व आर्थिक कांड में यह है कि अंग्रेज अपने आप को ज़्यादा सभ्य जाति समझते थे और भारतीयों के असभ्य, जिस कारण भारतीयों को काले, हबशे, सूर कहकर पुकारते थे। दूसरा, 1813 में एक ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, क्योंकि इससे पहले ईसाई मिशनरी भारत नहीं आ सकती थी, जिससे लोगों के मन में भी यह हो गया कि जो ईसाई मिशनरी आ गई वो पूरे भारत को ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए आ रही है। और इसी टाइम पर अंग्रेजों ने कानून भी बना दिया, जो भी व्यक्ति या भारतीय जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के जो ईसाई धर्म अपनाएगा तो वह अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार कर सकता है और उसे नौकरियों में भी छूट मिलेगी। क्योंकि जो हिंदू, मुस्लिम अलग अलग धर्म के लोग थे, अंग्रेजों के समय में अपनी पैतृक होती है, अपने पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर वे ईसाई धर्म अपनाते हैं तो वे अपनी संपत्ति पर पैतृक अधिकार को बनाए रख सकते हैं। ये इन्होंने कानून बनाया था, जिस वजह से लोगों के मन में और ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब आते हैं सैनिकायन की ओर। जो सैनिकायन थे क्या था? सैनिकायन में आता 1854 में अंग्रेजों ने डाकघर अधिनियम पारित किया, जिस अधिनियम के तहत जो भारतीय सैनिक थे उनकी निःशुल्क डाक सेवा समाप्त हो गई, यानी कि जो फ्री में उनको डाक सेवा दी जाती थी वो समाप्त कर दी गई। दूसरा, एक अंग्रेजों ने 1856 में सामान्य सेना भर्ती ये अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत क्या होता था कि भारतीयों को कहीं भी किसी भी टाइम पर भेजा जा सकता था इस कानून के तहत। जबकि भारतीयों के मन में यह बात थी, भारतीयों की परंपरा यह थी कि वो समुद्र पार नौकरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था। लेकिन अंग्रेज उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे थे, जिस वजह से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति और ज़्यादा गुस्सा हो गया। और एक और सैनिक कांड आता है, क्या आता है कि सैनिकों की संख्या, जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेजों की संख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो खर्च किया जाता था 50% से भी ज़्यादा खर्च अंग्रेजी सैनिकों पे किया जाता था भारतीयों पे। इस वजह से भी भारतीयों के मन में रोष उत्पन्न था। और जो तात्कालिक कांड आता है, क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई एक कांड जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कांड होते हैं, लेकिन एक कांड ऐसा होता है जो उसमें चिंगारी का काम करता है। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अपने मन में गुस्सा दबाए रखता है, काफ़ी समय का होता है, कोई एक समय का नहीं होता, लेकिन एक बात या एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना गुस्सा निकालता है। उसी तरह इतिहास में क्रांति हुई, लड़ाई कोई भी वो यही होता है कि कोई एक कांड उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो ये सभी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सैनिक सभी कांड थे, लेकिन एक ऐसा तात्कालिक कांड हुआ कि सभी कांड एक साथ हुए और जनता का गुस्सा फूट पड़ा अंग्रेजों के प्रति। तात्कालिक कांड क्या था? ब्राउन ब्रेस नाम की पुरानी बंदूक थी और इनके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल बंदूकें लाई गई। और इन एनफील्ड राइफल बंदूकों को इस्तेमाल करने के लिए कारतूस प्रयोग करने पड़ते थे। उन कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था पहले, तब ये इस्तेमाल किए जाते थे। और उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे कि भारतीय सैनिकों को ये लगने लगा कि जो अंग्रेज है वो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं।
तो यही जो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, ब्राउन ब्रश के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अब बात करते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत जो बैरकपुर छावनी से हुई थी, जो बंगाल में। बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे सैनिक थे, उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इस दिन उन्होंने सार्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति में गोली किसको लगी थी, वो थी सार्जेंट हुसैन को, पहली गोली इसको लगी थी, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसके बाद ये जो सिलसिला, ये क्रांति मेरठ पहुंची। मेरठ में कुछ सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिस वजह से उन पर मुकदमा चला गया, उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अगले दिन 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और अपनी जिन सैनिकों को उन्होंने कारावास का सज़ा सुना था अंग्रेजों ने, उनको छुटा लिया और सभी को छुटवा कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह को अपनी क्रांति का नेता ज़बरदस्ती बनाया गया और इस तरह 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं जो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, एक एक करके उनकी बात करते हैं। पहला है दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था, लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व था सेना का, वो बख्त खां के हाथों में था। यही सेना का संचालन कर रहा था। तो 1857 की जब क्रांति दिल्ली में हुई तो अंग्रेजों ने जल्द ही से दबाने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली एक प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर हडसन ने 1857 की क्रांति को दबा था। ये जरूर याद रखना है कि दिल्ली, लखनऊ, इसमें किसने दबा था अंग्रेज अधिकारी ने। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके खिलाफ कौन लड़ रहा था। हडसन ने दबाया था। तो क्या हुआ, बहादुर शाह जफर 20 सितंबर को हडसन के सामने समर्पण कर दिए थे। कैसे हुआ था ये कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गया था। किसी विश्वासघाती के परिणाम स्वरूप वो पकड़ा गया, किसी ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि वो हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ। तब 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने हडसन को समर्पण कर दिया। हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और 1 पोते को गोली से मार दिया। उनके नाम भी कई बार पूछे जाते हो, बताते हम। तो वे 3 नाम हैं, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बरक। ये दोनों मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान बहादुर शाह जफर के पुत्र थे और मिर्ज़ा अबू बरक उनका पोता था, जिसको हडसन ने गोली से मार दिया था। अब क्या किया, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसको रंगून भेज दिया और 1862 में वहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। जब 1857 की क्रांति होती है, उस समय दिल्ली में ही प्रसिद्ध शायर, आप नाम जानते होंगे उर्दू के, मिर्ज़ा गालिब वहीं पर थे जब 1857 की क्रांति हुई। तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की क्रांति अपनी आंखों से देखी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किस कवि ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा, तो वो था मिर्ज़ा गालिब। इस टाइम पर मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, क्या कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है और खुदा ही जानता है कि और आगे मुझे क्या देखना है। ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा था क्रांति को देखकर, दिल्ली में जो खून खराब अंग्रेजों ने किया था उसको देखकर। तो हम बात करते हैं अगले केंद्र की, लखनऊ की। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, इनके खिलाफ जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेनरी लॉरेंस, सेना का अंग्रेजी का। तो इस लड़ाई में हेनरी लॉरेंस मारा जाता है और इसकी जगह ब्रिगेडियर इंग्लिश कम्बान संभालता है और बेगम हजरत महल को परास्त कर देता है, जिससे बेगम हजरत महल हार कर नेपाल की ओर भाग जाती हैं। अगला आता है हमारा कानपुर। कानपुर में नाना साहेब, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यहाँ पर इनका विरोध में जो लड़ रहा था अंग्रेज अधिकारी, तो वो था कैंपबेल। कैंपबेल जल्द ही नाना साहब को पराजित कर देता और नाना साहब पराजित होकर नेपाल के जंगलों में भाग जाते हैं और तात्या टोपे ग्वालियर चला जाता है। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जिसका बचपन या वास्तविक नाम मन्नू था या मणिकर्णिका,
कई नाम थे। तो यहाँ पर ये इसका नेतृत्व कर रहे थे और इनके खिलाफ ह्यूरुज अंग्रेज था, वो लड़ रहा था। ह्यूरुज ने झांसी पर अधिकार कर लेता है और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंच जाती हैं, जहां पर तात्या टोपे पहले से ही होता। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो जाती है। इसके वीरगति पर ह्यूरुज के भी यह शब्द होते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और तात्या टोपे इन्हीं के किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण पकड़े जाते हैं। 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर में ही इनको फांसी दी जाती है तात्या टोपे को। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, वो कर रहे थे। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर अमर सिंह, जो इसका भाई होता है, वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी इनके खिलाफ लड़ रहे थे वो थे विलियम टेलर और विसेंट आयर। इन्होंने यहाँ पर क्रांति का दमन किया था। तो और हैं जो प्रमुख के अंदर नहीं है लेकिन वहाँ नेतृत्व किया था, उनका हम यही करेंगे कि वहाँ पर किसने नेतृत्व किया। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने, बरेली में किया खान बहादुर खान ने और गोरखपुर में गजोदर सिंह ने। हरियाणा में किया राव तुलाराम ने। राव तुलाराम के ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। मथुरा में देवी सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ये थी 1857 की क्रांति, जिसको अंग्रेजों ने 1-2 साल के अंदर ही दबा दिया था। आपको एक एक करके बताएं कि कहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। जैसे नाना साहेब बेगम, उनको क्या हुआ, कई भाग गए नेपाल और रानी लक्ष्मीबाई जी वीर बहादुर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, कई विश्वासघात के कारण मारे गए। तो इस तरह 1857 क्रांति का दमन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि इसकी असफलता के, आखिर इतनी बड़ी क्रांति असफल क्यों रही। तो एक एक करके इसके कारण जानते हैं हम। तो 1857 की क्रांति के जो असफल होने के प्रमुख कारण हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो है नेतृत्व का अभाव। जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही था, ये सबसे बड़ा कारण था। बहादुर शाह जफर केवल नाम के लिए बनाया गया था लेकिन उसके अंडर कुछ नहीं था। सभी अपने अपने इलाके की नेतृत्व कर रहे थे। अगर एक नेतृत्व होता 1857 की क्रांति का तो अवश्य हमें इसमें सफलता मिलती। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का अभाव। 1800 क्रांति के असफल होने का दूसरा कारण यह है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सभी अपने अपने लड़ रहे थे। कुंवर सिंह, नाना साहब लड़ रहे थे क्योंकि उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी, ताकि उनको बाजीराव द्वितीय का वेद उत्तराधिकारी माना जाए, इसलिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र को वेद नहीं माना जा रहा था, क्योंकि उसका भी दत्तक पुत्र था। और इसी तरह सभी अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं थी। यह असफल होने का प्रमुख कारण है। अगला है देशी रियासतों अंग्रेजों का साथ देना। पूरे भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की थी, केवल कुछ ही रियासतों ने की थी। कई रियासतों ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिनमें बात करें तो पटियाला की रियासत, जींद, हैदराबाद की रियासत, ये कई बड़ी ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ तक भी कहा था, अगर देशी रियासतें जो पटियाला, जींद, हैदराबाद है हमारा साथ ना दे दी तो हमें अवश्य ही भारत छोड़कर जाना होता। ये लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर थे, उनके कथन थे। अगर ये साथ ना दे दे तो हमारी क्रांति 1857 की जो सब अवश्य ही सफल होती। अगला हमारा सीमित संसाधन। हमारे पास उतने आधुनिक संसाधन नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास हैं। सीमित संसाधन की वजह से भी हम हार गए थे। अब भी हम तलवार और भालों के साथ लड़ रहे थे। जो बंदूकें थी वे पुरानी हो चुकी थी। जैसे कि नाना साहब के कथन है, एक बार नाना साहब लड़ाई के वक्त कहते हैं, जो ये नीली टोपी वाली राइफल है ये तो गोली चलने से पहले ही मार देते हैं। यानी कि इतनी तेज़ थी कि ब्राउन बैस थी उनके पास, तो पुरानी बंदूक थी, वे पुरानी बंदूक इतना उठाते थे, इतना तो जो नई बंदूक थी वो मार भी देती थी। तो ये कारण थे प्रमुख जिस वजह से 1857 की महान क्रांति असफल रही। अब इसके परिणाम की बात करें तो इसके परिणाम यही होते हैं कि 1858 में घोषणा की जाती है कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और डायरेक्ट भारत का शासन क्या हो गया, इंग्लैंड के महारानी के अधीन कर दिया गया। और जो देशी रियासतें थी, इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की कि अब देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, और जो रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उनको इनाम दिया गया। ये परिणाम हुए 1857 की क्रांति का। तो फ्रेंड्स, ये पूरी डिटेल थी 1857 की क्रांति के बारे में।
आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो को शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।